Good evening friends, welcome to रामानुज मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैं इसके जो पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने ऑल बेसिक डेफिनेशन पर डिस्कस किया था, बीएफएस, एफएस, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इन सभी पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, जो कि इस पर एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन से पूछा ही जाता है हमेशा सिंप्लेक्स मेथड पर। तो दोस्तों आज हम इसके बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड का बेसिक क्या है, और उसके आगे के वीडियो में फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड की हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसकी नीड थी, जबकि हमारे पास में ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड की हेल्प से जब हम एलपीबी प्रॉब्लम को हल कर पा रहे थे, तो हमें थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों इसकी हमें जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे पास में मोर देन 2 वेरिएबल प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, जैसे कि इस टाइप से x1, x2, x3, इस टाइप से जितने भी हमारे पास में प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उस वजह से हमारे पास में जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, उसके लिए हमारे पास में ग्राफिकल मेथड ज्यादा यूजफुल नहीं था। इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास में 3 अननोन आ रहे थे, x1, x2, x3, और जो इक्वेशंस थे वो हमारे पास में अगर दो ही थे तो हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों जब हमारे पास में मोर देन 2 वेरिएबल प्रॉब्लम आने लग गई, तो दोस्तों हमारे पास में हमें सिंप्लेक्स मेथड की जरूरत आने लगी, ठीक है। नहीं तो हमारा ग्राफिकल मेथड से ही हम अपना काम चला रहे थे। अब देखिए ये क्या होता है, एक बार मैं बता दूं, यह एक स्टेप टू स्टेप मेथड है, ठीक है। अगर इसके बारे में अगर हम एक वर्ड में बोले तो यह एक स्टेप टू स्टेप मेथड, दिस इज ए स्टेप टू स्टेप मेथड, मतलब कि यह एक क्रमिक विधि है। अगर आप एक वर्ड में पूछा जाए कि व्हाट इज सिंप्लेक्स मेथड, तो दिस इज स्टेप टू स्टेप मेथड, मतलब कि ये क्रमिक विधि है। इस क्रमिक विधि के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस को हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रूव्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस में, और उसके बाद में हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखिए ये इसका पूरा एक इक्वेशन रहता है। बीएफएस की हेल्प से हम निकालते हैं इम्प्रूव्ड बीएफएस, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है। इम्प्रूव्ड बीएफएस हम निकालते हैं उन्नत, इंपॉर्टेंट है, उन्नत सुसंगत आधारी हल हम ज्ञात करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीएफएस, और इसकी हेल्प से हम निकालते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब इष्टतम हल। तो हमारे पास में जो अंतिम जो हल आता है वह एक इष्टतम हल ही आता है, लेकिन दोस्तों वो हम फाइंड आउट करते हैं इम्प्रूव्ड बीएफएस की हेल्प से, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड की जरूरत क्यों पड़ी हमें, मोर देन 2 वेरिएबल प्रॉब्लम्स आने की वजह से। इसके बारे में कुछ समरी बताएं तो स्टेप टू स्टेप मेथड है, एक क्रमिक विधि है। सबसे पहले इसमें हम बीएफएस की हेल्प से इम्प्रूव्ड बीएफएस निकालते हैं, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका बेसिक हो गया। अब थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। इसकी जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार का होता है। एलपीबी से संबंधित कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहले मैं लिखता हूं ऑप्टिमाइज, इष्टतम z इक्वल टू c1 x1, इसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं। a11 x1, a12 x2, a13 x3, a21 x1, a22 x2, जी दोस्तों, अगर हम इसको इसी टाइप से चलाते रहेंगे आगे तक, तो am1 x1, am2 x2 प्लस दोस्तों, तो अब अगर इसमें हम इसके बारे में इसको हम चर्चा करें, तो ये हमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसके 3 पार्ट होते हैं।
किसी भी एलटीपी प्रॉब्लम्स के 3 पार्ट होते हैं। ये फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसके कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन जिसे कि हमें ऑप्टिमाइज करना है, इष्टतम करना है। दिस कुड बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, बट ये इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है कि ऑप्टिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज डिनोट एज z इक्वल टू c1 x1 c2 x2 cn xn। ये इसका मिड पार्ट होता है इस प्रॉब्लम का, ठीक है। और ये हमारा सबसे इसका लास्ट पार्ट होता है। तो टोटल 3 पार्ट कंसीडर होते हैं किसी भी एलटीपी प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम आपको और डिस्कस करा लेते हैं कि इन 3 पार्ट के अंदर कौन कौन सी टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करूं तो इसके अंदर मेरे पास में ये जो x1 उद्देश्य फलन में x1, x2 और जो xn के गुणांक या तो कोफिशिएंट है लाइक c1, c2 एंड जो cn है दोस्तों, इनका मैं एक इस तरह से लिख दूं c1, c2, cn, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं प्राइस वेक्टर, ठीक है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड प्राइस वेक्टर। इसको हम प्राइस वेक्टर कहते हैं। मान लो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए मूल्य सदिश, तो मूल्य सदिश क्या है, तो दीज आर द कोफिशिएंट विच इज फाउंड इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द वेरिएबल x1, x2 एंड xn, ठीक है। तो दीज कोफिशिएंट आर कॉल्ड एज अ प्राइस वेक्टर मूल्य सदिश, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए हमारी सेकेंड डेफिनेशन के ऊपर। देखिए सेकेंड डेफिनेशन में हमारे पास में क्या है, अगर हम इस मिड पार्ट को देखें तो इसमें भी मेरे को अगर x1, x2, x3 इसके जो वेरिएबल्स हैं, इसके जो कोफिशिएंट हैं a11, a12, a21, a22, इनको हम बोलते हैं, अगर आप इसको देखो तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम सक्रियता सदिश, एक्टिविटी वेक्टर, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं अल्फा j इक्वल टू a1j, a2j और उसको मैं लिख सकता हूं amj, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको मैं राइट डाउन करता हूं, दैट इज a1j, a2j और amj। ये क्या है, इसको बोला जाता है सक्रियता सदिश, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्टिविटी वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्टिविटी वेक्टर। आई होप कि समझ में आया होगा। इस मिड पार्ट की बात हो रही है, इस मिड पार्ट में मेरे पास वापस x1, x2, x3 इस टाइप के जो वेरिएबल हैं, उनके जो कोफिशिएंट हैं a11, a12, a13, a21, a22, इसको मैं अगर पूरा इस वाले कॉलम वाइज लिखूं तो इसको मैं राइट डाउन कर पाऊंगा a1j, a2j, amj। तो दैट इज कॉल्ड, इसको हम एक्टिविटी वेक्टर या इसको हम सक्रियता सदिश कहते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें, इसी पार्ट के अंदर अगर मैं इनकी बात करूं b1, b2 और bn, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिक्वायरमेंट वेक्टर। इनको मैं एक आवश्यकता सदिश कहता हूं, ठीक है। इसको मैं कहता हूं, इस पूरे को बोलते हो आप प्रतिबंध निकाय, कि मेरा ये जो पूरा प्रतिबंध निकाय होता है यहां से स्टार्ट होकर यहां तक चलता है पूरा, इसको मैं कहता हूं प्रतिबंध निकाय में आपके जो लेफ्ट हैंड, 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड वाला पार्ट जो इनइक्वलिटी या इक्वेशन होता है, उसके लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में जो भी आपके x1, x2 के कोफिशिएंट जो होते हैं उनसे कोई वेक्टर मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट वेक्टर। उसकी जो राइट हैंड वाले पार्ट में जो मुझे ये मिल रहा है b1, b2 और ये जो bm, ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है रिक्वायरमेंट वेक्टर, आवश्यकता सदिश, इसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड अ रिक्वायरमेंट वेक्टर, इसको हम बोलते हैं आवश्यकता सदिश, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो बेसिक कुछ डेफिनेशन थी, कुछ बेसिक टर्म्स थी, वो सभी मैंने आपको बता दी हैं, जो कि जनरली कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए थोड़ी बहुत और कुछ बेसिक टर्म्स हैं, दैट इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल्स एंड सरप्लस वेरिएबल, न्यूनता पूरक चर और आधिक्य चर, और उसके बाद में तीसरा आता है आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्लैक वेरिएबल।
तो नाउ व्हाट इज स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल? सरप्लस वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं न्यूनता पूरक चर, न्यूनता पूरक चर और आधिक्य चर। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चर। ठीक है, अब इसकी मुझे जरूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या जरूरत थी हमें इस स्लैक वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल की? ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास में जो बीच वाला भी जो हमने बात की थी प्रतिबंध निकाय की, जो कुछ इस प्रकार से था आपका x1 प्लस x2 प्लस x3, अगर मेरे को इस टाइप से लिखा रहे ये वाला, ठीक है, इस टाइप से भी हो सकता है, ग्रेटर इक्वल टू भी लिख सकता है। तो दोस्तों देखिए दोनों कंडीशन हो सकती है। तो हमारा जो फर्स्ट पर्पस होगा टू सॉल्व थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से टू कन्वर्ट दिस इनइक्विटी इनटू इक्वेशन। दोस्तों हमारे पास में जो हमारा सबसे पहला काम होगा कि मैं चाहूंगा कि इस इनइक्विटी को मैं एक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, तो इस इनइक्विटी को मुझे एक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहां कुछ वेरिएबल्स को ऐड करना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल्स को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ही मेरे पास में ये जो प्रतिबंध निकाय है, जो बीच वाला मिड पॉइंट है, वो इस टाइप से सॉल्व करने के लिए, इसको हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे, उसके बिना नहीं बढ़ सकते हैं हम इसमें आगे। ठीक है, तो देखिए अगर मेरे को लेसर इक्वल टू वाली इनइक्विटी दी हो तो उसमें दोस्तों मैं क्या लगाता हूं, हमेशा स्लैक वेरिएबल्स लगाता हूं, जिसको कि मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, प्लस का x4। ठीक है, कब यूज में लेकर आता हूं स्लैक वेरिएबल्स? व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट गिवन इनइक्विटी इन अ इक्वेशन, ठीक है, लेसर इक्वल टू inequity in a given equation, we have to use slack variables which is denoted as a plus x4। और देखिए दोस्तों यहां मेरे पास में क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू वाला साइन आ रहा है, तो यहां भी मुझे इसको कन्वर्ट करने के लिए इन इक्वेशन फॉर्म, इसमें दोस्तों मैं क्या लगाऊंगा, यहां मैं लगाऊंगा सरप्लस वेरिएबल एंड दैट विल बी यूज्ड। ठीक है, ये कैसे यूज में आएगा, ये मेरा इस प्रकार से लगेगा, नेगेटिव साइन के साथ में ये मुझे यूज में आता है। ठीक है, अब मैं इसको अगर एक क्वेश्चन के अंदर लिख के बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से है, 3x1 प्लस x2 लेसर इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 5x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 4। अब मुझे ये जो कंडीशन दी हुई है इसमें मुझे लगाना है स्लैक और सरप्लस वेरिएबल टू कन्वर्ट दिस इनइक्विटी इनटू वेरिएबल्स। देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे हम, 3x1 प्लस x2, क्योंकि लेसर इक्वल टू वाली इनइक्विटी है तो यहां हम उसको प्लस के अंदर ऐड करेंगे। और ये जो नेक्स्ट है मेरे पास में, ये ग्रेटर इक्वल टू वाली है, तो आप देखिए जो आप चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो क्योंकि नेगेटिव वाला है इससे आप थोड़ा सा आगे लगाएंगे। x3 आ गया, x3 के नीचे का कॉलम आप ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, उसके आगे आप लगाएंगे, इसके नीचे नहीं लगाना है, क्योंकि x3 के नीचे तो मेरे को 0 डॉट ऑफ x3 इस टाइप से डिनोट करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो x2 के बाद x3 हो तो मेरा प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये लेसर इक्वल टू है। उसके बाद में जब आप इसके अंदर यूज में लाएंगे ग्रेटर इक्वल टू वाले के लिए, तो माइनस का x4 लगाना है आपको, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू आ गया है, यू टू यूज सरप्लस वेरिएबल। तो x3 के ठीक नीचे नहीं आ जाना है आपको, कहां जाएगा, उससे एक आगे जाएगा और उसके ऊपर क्या आएगा, 0 डॉट ऑफ x4। ठीक दोस्तों, इस टाइप से इसको आप यूज में लगाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू यूज स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। और उसकी जरूरत क्यों रही हमको, जरूरत इसलिए रही क्योंकि हमको जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, उसको इनइक्विटी से हमें उसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस वजह से हमें इसकी जरूरत आई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, क्या है दोस्तों हमारे पास में, इसका क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, क्योंकि किसी भी एलपीपी प्रॉब्लम को हमको दी हुई है उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद ही हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, उसके बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स।